Shubham. Good evening and welcome to the class. So let's start the class without any delay. इसमें देखो सी विल टारगेट आईबीपीएस पीओ मेंस सो आईबीपीएस और एसबीआई पीओ में क्वेश्चन बहुत टफ होता है जनरली मैथ्स में तो टफ ही होता है सो गुड इवनिंग अंकुर सो वेरेवर जब भी जो भी टफ क्वेश्चन आता है इजी क्वेश्चन आता है इजी क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं मेंस में आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में क्वेश्चंस आर नेवर इजी पर्टिकुलरली मैथ्स में रीजनिंग इजी आ भी सकता है बट मैथ्स कभी भी इजी नहीं आएगा ठीक है वो मॉडरेट टू डिफिकल्टी रहता है सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू सम एरिथमेटिक क्वेश्चंस उसके बाद हम लोग करेंगे बाकी डीआई डीआई को थोड़ा टाइम बाद करेंगे 15-20 मिनट्स तक ये कर लो फिर उसके बाद करेंगे प्लीज डू दिस गुड इवनिंग प्रियंका गुड इवनिंग सौविक इजी क्वेश्चन है जल्दी करो बी ठीक है प्लीज सॉल्व इट 50 लेट मी चेक देखो 550 स्टूडेंट है इस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है तो इस रेशियो में अगर डिवाइड किया हुआ है बॉय और गर्ल को तो 11 का वैल्यू 550 होने से एक का वैल्यू 50 होगा तो 6 का वैल्यू कितना होगा 300 और 5 का वैल्यू होगा 250 फिर क्या हुआ कि सम न्यू गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल एंड 50 बॉयज लेफ्ट 50 बॉयज लेफ्ट तो पता ही है तो बॉय कितना बचेगा 250 बच जाएगा ना और गर्ल का मुझे नहीं पता लेकिन बॉय और गर्ल का रेशियो क्या होगा 5:7 तो 5 का वैल्यू अगर 250 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा 350 होगा ना 5 का वैल्यू अगर 250 होता है 5 यूनिट्स का वैल्यू अगर 250 होगा तो एक यूनिट कितना होगा 50 तो 7 यूनिट होगा 350 तो आपको बोला था सम न्यू गर्ल्स ज्वाइन तो कितने लड़कियों ने ज्वाइन किया होगा 250 से 350 हुआ मतलब 100 लड़की ने ज्वाइन किया है क्वेश्चन क्या बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइन मतलब 100 एंड नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट 50 100 और 50 में डिफरेंस 50 ठीक है इजी क्वेश्चन था चलो ये वाला क्वेश्चन बाद में करना ये वाला क्वेश्चन करो तो प्लीज डू इट
केयरफुली आंसर देना, फट से आंसर नहीं। देखो मुझे भी दिख रहा है 2 और 3 से जो सॉल्व हो जाएगा वो मुझे भी पता है, लेकिन आप 2 और 3 मार्क मत कर देना, क्योंकि पहले देखो और क्या क्या ऑप्शन है। एनी ऑफ द टू सफिशिएंट है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट। देखो 2 और 3 से तो दिख रहा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ 5, मतलब 6 का सीपी इज इक्वल टू 5 का एसपी। तो यहां से तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा, सीपी बाय एसपी कितना होगा, 5:6। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज तो आ ही जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आ जा रहा है। फिर इसमें बोला है कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 आर्टिकल इज 20। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। अभी प्रॉफिट अगर एक में 20 है तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ना 20। ये समझ में आ रहा है ना, 1 आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। आर यू गेटिंग दिस कि सीपी और एसपी का रेशियो 5:6 अगर एक आर्टिकल के लिए है तो 100 आर्टिकल के लिए भी 5:6 ही रहेगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि आर्टिकल कितना है। ठीक है, तो एक आर्टिकल का अगर 20 होगा, मुझे सीपी निकालना है, एक यूनिट का वैल्यू 20 होने से 5 यूनिट का वैल्यू 100 हो जाएगा, तो सीपी आ गया। मतलब 2 और 3 से तो आ जाएगा, वो तो दिख ही रहा था। बट उसके बाद आपको दिमाग लगाना है। आपको ये नहीं करना है कि आप अगर 2 और 3 कर लिए फिर 3 और 1 करने बैठ गए, नहीं। उसमें सोचो कि कौन सा करने से इजी होगा। ठीक है, कौन सा करने से इजी होगा वो सोचना है। जैसे मान लो ऑप्शन में क्या क्या है, 1 और 2 ये तो होगा ही नहीं, 2 और 3 ये हो सकता है, ओनली 3 ये भी नहीं होगा, 1, 2 और 3 ये नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से आ रहा है। तो दो ऑप्शन बचा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, कि क्या सिर्फ 2 और 3 से होगा। 2 और 3 से तो हो रहा है, आपको ये भी चेक करना है कि कोई दो से होगा कि नहीं। तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये नहीं कि आप 3 और 1 को चेक करने बैठ गए, फिर हो गया, फिर आप 2 और 1 को चेक करने नहीं चाहिए। आप कोई भी एक को चेक कर लो ना, किसी भी एक को चेक करो, आपको दिमाग लगाओ। आप यहाँ पे सेकेंड वाला में क्या मिला मुझे, सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया था ना, 5:6 का मिल गया था। फिर आप देखो कि 2 और 3 से तो हो गया। देखो 2 और 1 से हो रहा है क्या, आपको बोल रहा है अगर एसपी 30 ज्यादा होता तो प्रॉफिट कितना होता, 50%। प्रॉफिट 50% का मतलब क्या है कि दो का सामान को मैंने 3 में बेचा होगा। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि सीपी अगर 50 ज्यादा 30 ज्यादा होता, तो अगर मैं रेशियो में सीपी को बराबर करके कंबाइन कर दूं तो आंसर आएगा कि नहीं, बोलो। आएगा ना। यस, आ जाएगा ना। मैं करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे 2 और 5 है ना, आप सीपी को सेम कर दो, इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे 6 इंटू 2 12, और यहाँ पे 2 इंटू 5 10, और यहाँ पे 3 इंटू 5 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा हुआ, 3 यूनिट। आपको बोला कितना बढ़ाना है, 30। 3 यूनिट अगर 30 है तो 1 यूनिट 10 होगा, तो 10 यूनिट्स 100 होगा, उसमें भी सीपी आ रहा है। तो एक बार आपको पता चल गया कि 2 और 1 से भी आ सकता है, फिर आपको और चेक ही नहीं करना है ना, तो यही आंसर होगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू चेक कि 1 और 3 से आएगा कि नहीं, जरूरत नहीं है। ऑप्शन नहीं है ना, वैसा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो।
डी ओके। मैं इसका शॉर्टकट सोच रहा था, ऐसे तो बन जाएगा एलिगेशन से, बट ऑप्शन से अगर कर सकते तो और थोड़ा अच्छा लगता। ठीक है, ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा है। देखो दो जार है, एक में मिक्सचर है फ्रूट जूस और शुगर सिरप, पहले वाले में 7:5 है, दूसरे वाले में 9:6 है। आपको 960 लिया है पहले वाले से और 1200 लिया है दूसरे वाले से, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 960 भी 24 का मल्टीपल है और 1200 भी 24 का मल्टीपल है। तो 96 और 120 का जो रेशियो होता है ना, वो डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए 4:5 का रेशियो। ठीक है, आपको मैथ्स तो उतना फास्ट होना पड़ेगा कि ये सब में फिर रेशियो काट के, जीरो काट के नहीं करना है कि 96 और 120 का रेशियो डायरेक्ट 4:5 होता है। ठीक है, ओके। उसमें बात देखो, पहले वाले में फ्रूट जूस कितना है, 7 है ना, तो 7/12 है। और दूसरे वाले में फ्रूट जूस कितना है, 9/15 है, 9/15। तो इस मिक्सचर में कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 60, इधर भी 60। तो ये 60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 into 4, तो 9 into 4 हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा into 5, तो ये हो जाएगा 35। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, 35 कैसे आ गया, ये तो प्रॉब्लम करेगा। एलिगेशन से मत करो इसको, रेशियो से करो। ये मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूस पहले वाला 7:5 है और यहाँ पे 960 है, तो 960 ये 12 का मल्टीपल है और यहाँ पे भी 12 है। तो 12 का वैल्यू 960 होने से एक का वैल्यू 80 होगा, तो 7 का वैल्यू होगा 560 और 5 का वैल्यू होगा 400। ठीक है, ये है आपका फ्रूट और ये है शुगर सिरप। ठीक है, उसके बाद है आपका 9:6, 15 का मल्टीपल है, ये है। तो 80 टाइम्स कटेगा, तो 80, 9 into 80 होगा 720, और 6 into 80 होगा 480। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें फ्रूट जूस कितना आया, 750, 720 और 560 होगा 1280, और 400 और 480 होगा 880। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि सेकेंड, एंड सम क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप इज एडेड, द फाइनल मिक्सचर, शुगर सिरप ही ऐड किया है, फ्रूट तो ऐड नहीं किया है। तो फाइनल मिक्सचर का जो रेशियो है वो 4:7 है। मतलब 4:7 का जो रेशियो है ना, उसमें तो 4 यूनिट का वैल्यू तो 1280 है। तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर 1280 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 320 होगा। तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 into 320 होगा, 7 into 300 2100, और 20 into 7 140, मतलब 2240, मतलब 2240। मतलब इस मिक्सचर में 7 यूनिट का वैल्यू 2240 है। तो वहां पे 880 तो पहले से था, तो इसका गैप निकाल लो कितना है, तो 1360 ही होगा। क्लियर है ना, देखो एक बार, समझ में तो आ गया शायद। गुड इवनिंग विशाल, समझ में आया ना आप लोगों को ये, ना क्या, आया ना। ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन लगा के फायदा नहीं था, क्योंकि 35 36 निकला, उससे क्या कर लेंगे हम लोग, तो रेशियो से कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोट वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, मैं आपको, ये डीआई है, ये अच्छा, बहुत अच्छा डीआई है, बहुत लेंदी भी है, तो इसको हम लोग थोड़ा टाइम बाद में करेंगे। आप पहले ये क्वेश्चन करो, तो प्लीज डू दिस। लेट्स मी सी इसका आंसर कौन निकाल सकता है। देखो इसमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट है इस एक ही क्वेश्चन में।
सॉरी। नहीं हो रहा है। पूरा प्रोसेस है ना, आपको समझ में आ रहा है? ये सक्सेसिव से सॉल्व होगा जो, सक्सेसिव से, क्योंकि पूरा तो प्रोसेस है। पहले उसको मार्कअप किया, फिर उस पर डिस्काउंट दिया, फिर उस पे ही 10% इम्प्योरिटी ऐड किया, फिर उस पे ही 800, 1 लीटर की जगह 800 दिया, फिर उस पे ही और एक डिस्काउंट चलाया, तो अल्टीमेटली तो सक्सेसिव होगा। तो यहाँ पे 15%, ओके लेट मी सी, प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज बी मार्क्ड अप बाय 25%। 25% का मतलब 4 का सामान को 5 किया गया है पहले, फिर 16% का डिस्काउंट दिया है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये 16% नहीं है, ये 16.66% है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आंसर से मुझे, आंसर से इतना मतलब नहीं है। आप देखो कि आपने ऐसे किया, मतलब कैसे किया वो देख लो आप। 16.66% का अगर डिस्काउंट चलाएंगे तो एक का डिस्काउंट चलाएंगे 6 के ऊपर, मतलब 6 का सामान कितने में बिक जाएगा? 5 में। फिर बोल रहा है कि ट्रेडर उस पर 10% इम्प्योरिटी भी ऐड कर रहा है। इम्प्योरिटी 10% ऐड करने का क्या मतलब है कि जो 10 का सामान है उसको 11 दिखा रहा है, तो जो 10 का सामान है उसको 11 दिखा रहा है। फिर उस पे 800 मिलीलीटर के 1 लीटर के जगह पे 800 मिलीलीटर दे रहा है, मतलब उसको देना चाहिए था कितना? 1000, बट वो दे रहा है, दे कितना रहा है? 800। तो ये रेशियो कट के कितना हो जाएगा? 4:5। ये रेशियो कट के कितना हो जाएगा? 4:5। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि कस्टमर को 10 लीटर पेट्रोल पे उसको 2 लीटर फ्री मिलेगा। आप मुझे इसका रेशियो बताओ तो, लास्ट वाला, लास्ट वाला रेशियो क्या होगा बोलो तो? 5:6 नहीं, 5:6 नहीं, नहीं 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 नहीं, 5:6 होगा? नहीं, 1:1 नहीं, 5:6 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10 लीटर खरीदेंगे तो आपको 2 लीटर फ्री मिलेगा, मतलब आपको 12 मिलेगा, जिसके लिए आपको 10 रुपए पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेडर लॉस करेगा ना भाई। अगर अगर एक दुकानदार हमको फ्री सामान देता है तो वो लॉस करता है ना, वो कहाँ से प्रॉफिट कर रहा है? 5:6 बोलोगे तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कहाँ से प्रॉफिट करेगा? वो तो लॉस है। फ्री जो सामान दिया जाता है, इट्स ए लॉस, वो लॉस होता है। ठीक है,
है ना, मतलब उसको लॉस नहीं होता एक्चुअली, वो सीपी और एसपी में बैलेंस करके प्रॉफिट कमाया जाता है, बट एमपी और एसपी को देखेंगे तो लॉस ही होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो यहाँ पे बोला है कि अगर आप 10 लीटर खरीदेंगे तो आपको मिलेगा 2 लीटर फ्री, मतलब 10 के दाम में 12 मिलेगा। 10 के दाम में 12 मतलब समझ में आ रहा है? देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन है फ्री वाला, आप याद करो। अगर आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन है तो आपको 12 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, मतलब दुकानदार की जेब से जा रहा है 12 लीटर, बट आप उसको दे रहे हो कितना, 10 लीटर, तो 12:10 होगा ना। 1 लीटर का प्लेस में 800 ml दे रहा है, वो यूज किया मैंने ये वाला, ये 800:1000 का रेशियो, 4:5। उसको भी यूज किया ना आपको, आप दिखा रहे हो दुकानदार को 1000, लेकिन आप दे रहे हो 800, तो उसका रेशियो 4:5 ही होगा ना कट के। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में मैथ्स का पेपर बहुत टफ आता है, बहुत टफ, मतलब वहां पे तो आप 10 क्वेश्चन टच करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, सो दैट ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो एटलीस्ट आप थोड़ा मार्क्स यहाँ से निकाल सकते हो, मतलब। ठीक है, ये क्लियर है ना? देखो, तो यहाँ पे कुछ डाउट है कि इस रेशियो में, ये 5 जो रेशियो लिखा है, कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो प्लीज। नो डाउट नहीं है ना? ठीक है। ये फ्री वाला चीज ध्यान रखना, ठीक है? फ्री वाला चीज एक्चुअली बैंकिंग में पढ़ाया नहीं जाता है, फ्री वाला, बट हमने पढ़ा था ना, तो आप उसको याद रखना। ठीक है, अभी कुछ ऐसा नहीं है, पता है कि बैंकिंग अलग, एसएससी अलग, एरिथमेटिक इज एरिथमेटिक, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 10 के जगह में आपको आपको 2 लीटर फ्री मिल रहा है, तो 10 के जगह में अगर 2 लीटर फ्री मिल रहा है मतलब आपको 12 मिल रहा है, तो दुकानदार की जेब से तो 12 जा रहा है, लेकिन आप उसके लिए 10 रुपए दे रहे हैं, तो उसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, जो कटेगा ये 5 से 10 कटेगा 2 बार, और तो कुछ नहीं कटेगा। और तो कुछ 4 6, यहाँ पे तो 11 है, कटेगा ही नहीं, 5 भी नहीं, इधर 5 नहीं है, 5 5 नहीं कटेगा। 4 4 6 24, 4 6 24, 24 का स्क्वायर 576, और 576 का डबल 1140, और 1152, यहाँ पे ये आएगा। और यहाँ पे देखो कितना आएगा, 5 5 25, और 5 125, और 125 को 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 5, और 5 2 7, 2 1 3, 1375। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ। अप्रोक्सीमेट आंसर बताना। 16% आ रहा है, 16 आ रहा है क्या? कितना ज्यादा है देखो, 1152, और यहाँ पे तो 27 23, सॉरी सॉरी, 23 का गैप दिख रहा है, और यहाँ पे 200, तो 223 का गैप है, 223 का गैप है, और यहाँ पे आ रहा है आपका 1152, 1152, 20%, हाँ 20% होगा, 1152/223। आप लोग ये सब कैलकुलेशन कैसे करते हो? आप लोग ये सब कैलकुलेशन क्या ऐसे इंटू 100 करके करते हो कि ऐसे ऐसे नहीं करना है इसको? अब दिमाग से खेलो ना आप। यहाँ पे 10% का वैल्यू कितना है, ये जो एक 1152 है, इसका 10% कितना है, 115.2 होगा कि नहीं? 115.2 होगा, तो इसका 20% कितना होगा, 230.4 होगा। 230.4, और जो मेरा नंबर है वो तो 230.4 के करीब है। आप सोचेंगे कि 15% लेके देख लो, ठीक है, तो 15% लेके देख लो। अगर ये नंबर 20% है तो इसका 15% कितना होगा? अगर 20% 230.4 होता है, तो फिर 15% कितना होगा? ये 10% का आधा होगा, तो 57.6 होगा, तो 57.6 होगा ना, है ना? हाँ 57.6 होगा। तो 15% का वैल्यू तो 57.6 था, और 10, सॉरी 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 सॉरी, 5% का वैल्यू, तो पांच, ये 10% है ना, हाँ ये 10% है, तो ये 5% है। तो इन दोनों को जोड़ के देख लो कितना आता है, 115 और 57 कितना होता है, 172.8 होता है, 172.8। ये तो 15% इसका ये है, लेकिन हम तो बहुत दूर है 15% से, तो डी होगा ना।
क्लियर हुआ ना? परसेंटेज का कैलकुलेशन को ना इंटू 100 लिख के मत करो बच्चों जैसा, वो सब गिन गया। अभी नीचे 10% निकालो, ऊपर देखो कितना गैप है, गैप में प्लस माइनस करके एक अप्रोक्सीमेट निकाल के वो आंसर मार्क कर दो, बस खत्म। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इस पे बस। ये क्लियर है ना क्वेश्चन? इज इट क्लियर? यस, ठीक है। वो 10 यहाँ पे गेम खेला है बस, ये समझ में नहीं आ सकता है बस, बाकी तो सब कॉमन चीज था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन करो तो, उसके बाद हम लोग डीआई करेंगे। यू डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। करो, मैं जस्ट एक मिनट में आता हूँ, 1 मिनट। ओके, आप मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्लीज टेल मी द मेथड, हाउ विल यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, कैसे सॉल्व करेंगे? मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग एक काम करना, ठीक है? देखो, परसेंटेज, रेशियो और परसेंटेज, ये दो चैप्टर नहीं चाहिए, और पार्टनरशिप भी नहीं चाहिए। इसके बाद जितना चैप्टर है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर इंटरेस्ट है, एसआईसीआई, फिर एलिगेशन है, एलिगेशन के बाद एवरेज है। एवरेज चलो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग एवरेज को स्किप करो। टाइम एंड वर्क है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी नहीं चाहिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस छोड़ दो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सिर्फ आप रेस देख लेना। और ये जो चैप्टर्स है ना, इसका सारा का लास्ट का 2 वीडियो कर लेना। जो लास्ट का 2 वीडियो है, ओनली द लास्ट 2 वीडियोस, पहले को आपको नहीं चाहिए। प्लीज डू इट, क्योंकि आप लोग सब भूल गए, पता है? ये हमने क्लास में किया है, इसको कैसे करेंगे? अगर 3 मिक्सचर होता है, जैसे यहाँ पे 3 मिक्सचर है, 3 एसिड है, उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, जैसे उसको किस रेशियो में मिलाया, 3, 5 और ए के रेशियो में। और पहले वाले में कितना है, 20%, दूसरे वाले में कितना है, 30%, और तीसरे वाले में कितना है, 40%। और ओवरऑल मिक्सचर को जो मिलाया गया, उसमें कितना है, 30%। तो इसको कैसे करेंगे बोलो? एलिगेशन से, एलिगेशन से करेंगे क्या? इसको एलिगेशन से करेंगे क्या? यस और नो, टेल मी। अगर 3 मिक्सचर होता है तो क्या करेंगे? डबल एलिगेशन। डबल एलिगेशन आपने कभी देखा है क्या? नो, डबल एलिगेशन नहीं देखा है ना? किसी ने देखा है डबल एलिगेशन करते हुए? 2 बार एलिगेशन यूज होता है। कर सकते ऑब्वियसली डबल एलिगेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग एलिगेशन से सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको ये चीज क्लास में भी बोला था कि अगर तीन तीन मिक्सचर है ना, नेवर यूज एलिगेशन। एलिगेशन से और एक अच्छा मेथड है, वो क्या है? वो डेविएशन है, इसको डेविएशन से कर लो।
आप मान लो, मतलब मानने का कुछ नहीं है, इस रेशियो में मिक्स किया गया है और ये हमारा एवरेज भी हमको गिवन है, तो एवरेज से नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए। हाँ, ए का वैल्यू 3, ठीक है, एवरेज से नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे डेविएशन कितना है, -10 का। कितने के लिए, 3 के लिए, -10 का डेविएशन 3 के लिए, मतलब -30 का डेविएशन हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कितना का डेविएशन है, यहाँ पे 10 का डेविएशन है, यहाँ पे +10 का डेविएशन है, कितने लोगों के, कितने के लिए, ए के लिए, ठीक है। 10 का डेविएशन है ए के लिए, तो जितना माइनस है उतना ही प्लस होना चाहिए, तभी तो इफेक्ट मेरा जीरो होगा ना। जितना माइनस है उतना ही प्लस होना चाहिए। तो माइनस में कितना है, 30, और प्लस में कितना है, 10 टाइम्स ऑफ ए, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इट इज क्लियर, नो? नेट डेविएशन फ्रॉम एवरेज जीरो होता है ना, एवरेज से नेट डेविएशन जीरो होता है, उसको लगा लो आप, ठीक है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको वो किया था, सिलेक्ट किया था। इसमें एक ट्रिक है, ये तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड है कि यहाँ पे भाई डेविएशन जीरो है, और जितना नेगेटिव का डेविएशन होगा उतना ही पॉजिटिव का डेविएशन होगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे, इफ आई टेल यू कि अगर आप मुझे एक चीज बताओ कि मैंने 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया है, 3 सॉल्यूशन है ए, बी और सी, और इसमें एसिड का परसेंटेज इतना, इतना और इतना है, तो उसको इस रेशियो में मिक्स करके जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकला उसमें 30% ही एसिड है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सॉल्यूशन बी है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन 30% था, तो इस सॉल्यूशन का कोई काम ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड कि इस सॉल्यूशन का कोई काम ही नहीं है, इसीलिए मेरा वहां पे डेविएशन भी जीरो आया था। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि अगर अगर आप थोड़ा साइंटिफिकली सोचो, आप लोग को साइंस बेसिक तो पता होगा ना। जैसे कि मान लो मैंने 500 लीटर का, 50 लीटर का मैंने एक सॉल्यूशन मिलाया जिसमें 30% एसिड है, और मैंने उसके साथ एक 100 लीटर का सॉल्यूशन मिलाया जिसमें 50% एसिड है। तो अगर रिजल्टेंट में 30% ही एसिड आ रहा है, तो मतलब इस सॉल्यूशन का कोई काम ही नहीं हुआ ना। ये जितना था वो तो उतना ही आ गया, मतलब ये चेंज किसने किया, चेंज इसके वजह से आया होगा, है कि नहीं, बोलो तो? अगर आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? या फिर नहीं आ रहा है, बोलो तो? नहीं आ रहा है ना? मैं, ओके, नहीं आ रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे जो 30% वाला सॉल्यूशन है ना, समझ में आ गया ना, यहाँ पे जो 30% वाला सॉल्यूशन है उसको डालने से भी मेरा रिजल्टेंट भी 30% ही तो आ रहा है। तो इस सॉल्यूशन का रोल क्या हुआ? उस कुछ रोल ही नहीं है। उसको देखो, आप अगर यहाँ पे अगर एक सॉल्यूशन डालोगे जिसमें 30% एसिड है, इसको आप 500 लीटर डालो, 600 लीटर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल सॉल्यूशन भी अगर 30% है तो उसका तो रोल हुआ ही नहीं सॉल्यूशन में। तो यहाँ से हम लोग इस गेम को और एक तरीके से खेल सकते थे कि अगर आप ए, बी और बी का कोई रोल ही नहीं है तो बी को छोड़ दो। तो ए और सी को किस रेशियो में मिक्स किया है, 3:A, और ए में सॉल्यूशन का परसेंटेज 20%, इसमें 40%, और ओवरऑल 30%। एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 10। 10 मतलब 1:1, मतलब ये अगर 3 है तो ये भी 3 ही है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? वो बीच वाला जो 30% है ना, उस सॉल्यूशन का कोई काम नहीं है इसमें, वो ऐसे ही है, क्योंकि उसका आने से कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो जितना है उतना ही है, ठीक है। तो उस तरीके से मैं सिंगल एलिगेशन से भी वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके, ये हो गया मेरा, ये हो गया। हाँ, ये एक डीआई है, टाइम एंड वर्क के ऊपर। आप लोग एक डीआई को ना, डीआई में देखो इन्फॉर्मेशन सारा अलग अलग जगह है, तो आप मुझे पेज घुमाना पड़ेगा। आप मुझे सिर्फ इसमें हेल्प कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा डीआई है, तो आप सॉल्व करेंगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप मुझे देखो, पहले आप इस पाई चार्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में एक बार नोट डाउन कर लो कॉपी में। सिर्फ शॉर्ट में लिखना, ज्यादा बड़ा मत करना, और हो जाने से एक बार डन बोल देना। पाई चार्ट
efficiency of workers ECDNE is a percentage of efficiency of worker A, ठीक है। The number of days required by A and A dash, ये होने से एक बार डन बोल दो। ये पाई चार्ट के इंफॉर्मेशन को आप लिख लो, लगने से पाई चार्ट बना ही लो एक छोटा मोटा, क्या फर्क पड़ता है ना। हो गया ना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द पाई चार्ट शोज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बी सी डी एंड ई एज ए परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर ए। ए का जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से बी और सी और डी का कितना होगा वो गिवन है। मतलब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि क्या क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 15% का फ्रैक्शन 3/20 है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं ए का एफिशिएंसी 100 नहीं लेके अगर मैं 20 लूं तो मेरे लिए और इजी होगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। 20 क्यों लिया, क्योंकि ये 40% का वैल्यू भी 2/5 है और 20% का वैल्यू 1/5 है और इस ये 25% का वैल्यू 1/4 है। तो अगर मैं हर एक चीज को नीचे 20 बना लूं तो मेरा ऊपर इजीली आ जाएगा ना। मैं 100 भी ले सकता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100 नहीं ले सकते, और 100 लेने से झमेला है, इतना बड़ा नंबर क्यों लेना है, 20 ले लो आप। समझ में आ रहा है, कहां से समझ में आया, क्योंकि 15% 3/20 है। तो अगर मैं ए का एफिशिएंसी को 20 मान लेता हूँ, ए का एफिशिएंसी अगर मैं 20 मान लेता हूँ, तो उसके हिसाब से आप मुझे बताओ तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा। कैन यू टेल मी बी का कितना होगा। 8 होगा, यस करेक्ट। 20 का 8 होगा, यस करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। बी का एफिशिएंसी 2/5 है, तो 5 में अगर 2 है तो भाई 20 में कितना होगा, 8 होगा। तो बी का एफिशिएंसी 8 होगा। और सी का कितना होगा, 4 होगा ना। सी का 4 होगा, डी का 5 होगा, और ई का कितना होगा, 3 ही होगा। ई का तो 3/20 ही है ना, तो 3 ही तो होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलो ये हमको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, इसमें और कुछ नहीं है, तो मैं ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो डी है तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, क्योंकि डी है ना, कब वेरिएबल का जरूरत पड़ जाएगा हमको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, फिर बोला है कि द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए एंड ए डैश। ए डैश कोई अलग इंसान है, ए तो मुझे पता है, ए तो मेरा इंसान है, ये ए अपना वाला। और ए डैश कोई अलग है, टू कंप्लीट 4 डिफरेंट जॉब्स, 4 जॉब है, एम एन ओ और पी। द फिर और एक टेबल भी गिवन है, द टेबल शोज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी एन बी डैश, सी एन सी डैश, डी एन डी डैश, ई एन ई डैश। ओके, ये देखो, ठीक है। मतलब 4 काम है, ये 4 काम है, ये एम एक काम है, इसमें ए और ए डैश कितना टाइम लेंगे वो दिखा रहा है आपको। कैन यू टर्न ऑन द माइक एंड टेल मी कि इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मतलब क्या कर लेंगे इसका, बोलो। देखो हम लोग इस क्लास में वो जो रेशियो वाला डीआई, ये सब बकवास डीआई तो नहीं करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। वो आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें आप लोग प्रो है, उसमें मुझे कुछ हेल्प करने का जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा टफ डीआई करेंगे, मतलब जो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस में आता है, जो टफ डीआई आता है ना, वैसा टाइप का क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी वोंट सॉल्व ये रेशियो में डिवाइड होके, ऐड होके, ये सब बकवास, ये सब नहीं करेंगे, वो हो गया प्रीलिम्स में, ठीक है। आप मुझे बताओ दिमाग लगा के कि इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँ आगे, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। मेरे पास अभी तक क्या निकला मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ। मेरे पास 5 लोग थे, ए बी सी डी और ई। मुझे हर एक का एफिशिएंसी मिल चुका है, ठीक है। एक्स के टर्म्स में मिला है, जिसके टर्म्स में भी मिला है, मुझे मिला तो है, ठीक है, मिला है, ठीक है। उसके बाद मुझे मिला है कि उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए एंड ए डैश टू कंप्लीट 4 डिफरेंट जॉब। ये 4 अलग अलग काम है, ठीक है, काम एक नहीं है, 4 अलग अलग काम है। और जो टेबल है, वो टेबल दिखाता है एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। तो पहले तो हम एक काम करेंगे कि मैं ये जो मुझे एफिशिएंसी मिला है उसके हिसाब से मैं टेबल से एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। जैसे कि मुझे बी का एफिशिएंसी 8x मिला है, तो बी का एफिशिएंसी अगर 8x है तो 4 का वैल्यू अगर 8x है तो 5 का वैल्यू 10x होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे सी का एफिशिएंसी 4x मिला हुआ है, तो सी का एफिशिएंसी अगर 4x है तो सी डैश का एफिशिएंसी कितना होगा, उसका 5 टाइम्स होगा, मतलब 20x होगा।
फिर उसके बाद क्या बोला कि डी का एफिशिएंसी 5x है। डी का एफिशिएंसी अगर 5x है तो मैं बोल सकता हूँ ना डी डैश का एफिशिएंसी कितना होगा, 20x होगा, 4 टाइम्स। फिर उसके बाद बोला है कि ई का एफिशिएंसी 3x है, तो ई का एफिशिएंसी अगर 3x है तो 3 का वैल्यू अगर 3x होगा तो 10 का वैल्यू 10x होगा। यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ पे कि जब हम इन लोगों को अभी अभी आप मुझे बताओ क्या करेंगे। चलो मैंने बहुत तक सॉल्व कर दिया, अभी आप मुझे बताओ ये जो चार्ट है ये ए और ए डैश एक काम को करने के लिए कितना टाइम लेता है वो गिवन। चार्ट तो दिख रहा है ना आप लोगों को। आप माइक ऑन करके बताओ, सोच लो, यू टेक 3 मिनट्स, आप आराम से सोचो, मुझे बताओ हम क्या करेंगे। मतलब क्या कर सकते हैं आगे। टोटल वर्क ऑफ ईच जॉब वो निकालेंगे, ठीक है, उससे क्या फायदा होगा। देखो प्रियंका, ठीक है आपने बोला, ठीक है, आप मेरे एक डाउट है, मेरा डाउट क्लियर करो। मेरा डाउट ये है कि अगर यहाँ पे ए जो है एक काम को करने के लिए 10 दिन ले रहा है, ए अगर एक काम को करने के लिए 10 दिन ले रहा है और उसका भाई जो है ए डैश, उसका भाई ए डैश उस काम को करने के लिए 12 दिन ले रहा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 10-12 का एलसीएम लेके वर्क निकालूं, लेकिन मुझे नहीं निकालना है वर्क, तो मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालूंगा कि ए और ए डैश का अगर अगर टाइम का रेशियो अगर 10:12 है, टाइम का रेशियो अगर 10:12 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 12:10 यानी कि 6:5 होगा। तो ये हो गया किसका एफिशिएंसी, 6 यूनिट हो गया ए का एफिशिएंसी, और ये 5 यूनिट हो गया ए डैश का एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है। अभी आप मुझे एक चीज बताओ कि मुझे ये डाउट आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है कि अगर ए का एफिशिएंसी यहाँ पे 6 है, 6 यूनिट है, तो यहाँ पे तो ए का एफिशिएंसी 20x आया था। तो उसके हिसाब से तो अगर मैं ए का एफिशिएंसी 6 यूनिट को मैं 20x ले लेता हूँ, या फिर चलो आप अगर थोड़ा सा और इसको इजी करेंगे तो 20 और 6 का एलसीएम लेके इसको मैं 120 बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरा डाउट ये है कि अगर ए का एफिशिएंसी अगर कुछ अलग आ रहा है तो इस वाले केस में ए का एफिशिएंसी बदल जाएगा क्या। ये शॉर्ट नोट है, सेकेंड वाले केस में तो ए का एफिशिएंसी फिर बदल जाएगा। एफिशिएंसी बदल जाएगा इंसान का। क्वेश्चन देख के बताओ। नो नहीं, यस, बदलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है इंडिविजुअल एफिशिएंसीज मे चेंज बट द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ वर्कर्स रिमेन्स द सेम इन ऑल द 4 जॉब्स। एफिशिएंसी बदलेगा, बार बार बदलेगा, जितना काम होगा उतने बार बदलेगा, इसलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है आपको। देखो यहाँ पे मैंने ए का, ये तो मैंने एक्स में निकाल लिया था, ये तो मैंने एक्स में निकाल लिया। हर एक बार सबका एफिशिएंसी बदलेगा, अलग अलग काम में अलग अलग एफिशिएंसी होगा। यही बोला है ना कि इंडिविजुअल एफिशिएंसीज मे चेंज बट द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ वर्कर्स रिमेन्स द सेम इन ऑल द 4 जॉब्स। हर एक काम में रेशियो सेम रहेगा, मतलब अगर ए का 4 है तो बी का 5, वो रेशियो सेम रहेगा लेकिन एफिशिएंसी बदल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बोलो तो। क्वेश्चन समझ में आया ना, देखो तो। यस, क्वेश्चन समझ में आया ना, क्लियर है ना पूरा। यस, ठीक है, वेरी नाइस। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये तो आप लोग प्रोसीड कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा मिला था, मुझे यहाँ पे मिला था कि ए और ए डैश का जो टाइम का रेशियो है वो 10:12 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 होगा। तो ए का एफिशिएंसी 6, तो ए डैश का 5, तो ए का 6। अभी ए का हमारा एफिशिएंसी आ ही गया था 20x, तो 20x को अगर मैं 6 बनाऊं तो मुझे इसको 6 का मल्टीपल बनाने के लिए मुझे इसको 120 बनाना पड़ेगा। और ये जैसे ही 120 बनेगा, मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 48 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 6 18। समझ में आया ना ये कैसे डायरेक्टली हो गया। देखो वो मल्टीप्लाई होगा तो हर एक मल्टीप्लाई होगा ना, वो तो उसका ही पार्ट है ना, ठीक है, ओके। चलो उसके बाद ए का एफिशिएंसी आ चुका है। अगर ए का एफिशिएंसी 120 एक्स है ना, ए का एफिशिएंसी अगर 120 है एक्स है, तो ए डैश का एफिशिएंसी 100 एक्स होगा, 100 एक्स। तो यहां से फिर बी और बी डैश का एफिशिएंसी भी बदल जाएगा, हर एक टाइम हमेशा बदलेगा, एक एक सिंगल काम के लिए एफिशिएंसी बदलते रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको भी बदल दो। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी बी और बी डैश का एफिशिएंसी कितना है 4:5, जहाँ पे बी का एफिशिएंसी 40x था, 48x था, इसका एफिशिएंसी अगर 48x है तो 4:5 है तो 12 और ये 60x। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 24x है, अगर एक यूनिट का वैल्यू 24x है तो 5 यूनिट का वैल्यू 120x होगा। अगर एक यूनिट का वैल्यू डी के केस में कितना है 30x है, अगर ये 30x है तो 4 यूनिट का वैल्यू 120x होगा। फिर यहाँ पे 3:10 है तो उसका वैल्यू कितना है 18x। अगर 3 का 18 है, 3 का 18 मतलब 1 का 6 तो 10 का 60, 10x। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्व। ये हमारा कौन सा काम के लिए हुआ, m के लिए। अभी मैं देखो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें सिर्फ m है और बाकी n वाला आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, आप लोग कुछ समझ में आ गया, यू कैन डू इट, नो पॉइंट सॉल्विंग द डी आई एंटायर। ठीक है, तो आप लोग इसका इंफॉर्मेशन लिख लिया क्या? प्लीज टेल मी, आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लिखा है क्या? यस लिख लिया ना, सारा सारा लिख लिया ना? ठीक है, तो आप लोग खुद सॉल्व कर लो फिर क्वेश्चन ये वाला। ओहो, इसमें एन भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, कोई बात, बड़ा बात नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, जॉब एम कितना है वो तो निकाल लो पहले, जॉब एम कितना है वो निकाल लो। मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ, यू प्लीज स्टॉप, आप लोग इसमें देख लो क्योंकि ये बहुत बड़ा डीआई है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जॉब को निकालने के लिए 10 दिन और 12 दिन, तो मैं काम को 120x ही मान लेता हूँ। लेट इट बी एम, इसको एम मान लो। ठीक है, जॉब एम को 120x मान लो, 12 और 10 दिन में हो रहा है। अब ये मत सोचना कि सर 10 और 12 का 60 क्यों नहीं माना, 60 नहीं मान सकते ना भाई। 60 क्यों मानू मैं, क्योंकि सी डैश का एफिशिएंसी तो 120x है, तो मैं काम को उसका एफिशिएंसी से कम कैसे मान लूं? नहीं मान सकते ना। ठीक है ना, मैं कुछ गड़बड़, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, इफ जॉब एम कितना है 120x का काम है, जिसमें ए 2 दिन काम करता है, ए का एफिशिएंसी कितना था 120x। कैसे हो गया यार, क्या प्रॉब्लम किया इसमें मैंने फिर? 1 मिनट, ठीक है, हाँ ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, सब ठीक है। 12 दिन, 10 दिन, ए ले रहा था 10 दिन, ए का एफिशिएंसी मैंने 20 माना था, तो 6:5 6 तो 20 से कटेगा ही नहीं, तो उसके लिए मैंने इसको 120 मान लिया। ठीक है, तो मैं वर्क को क्या मानूं, वर्क को क्या मानूं यार, वर्क को क्या इसमें करें? 1200 मान ले। ठीक है, 1200 मान लो। नहीं नहीं नहीं, मेरा बात 1200 नहीं मान सकते ना। 1200 अगर मैंने वर्क को मान लिया ना, तो ए का एफिशिएंसी एक्स में नहीं आएगा ना, तब तो ए का एफिशिएंसी सिंगल डिजिट में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो बात नहीं है, गड़बड़ कहीं और हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखो, ये अगर आपने 1200 एक्स मान लिया तो ए का एफिशिएंसी एक्स में थोड़ी आएगा। हाँ, ए एक्स में ही आएगा, सॉरी एक्स में ही आएगा। ठीक है, एक्स में ही आएगा। तो 1200 अगर काम होता है तो ए उसको 10 दिन में कर रहा है, हाँ, तो 120 एक दिन में करेगा। ठीक है, 1200 मान लो। ठीक है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, 1200 मान लो। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसमें 1200 एक्स का काम होता है टोटल, तब ठीक है। ठीक है, ए उसमें 2 दिन काम करता है, ए एक दिन में कितना करता है, ए का एफिशिएंसी देख लो, 120 एक्स है तो 2 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 120 तो 2 दिन में 240। बी 5 दिन काम कर रहा है, बी का एफिशिएंसी कितना था 48x से, 48x से 5 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा 240। सी 10 दिन काम कर रहा है, सी 10 दिन में कितना कर लेगा, सी एक दिन में 24 करता है तो 10 दिन में कितना कर लेगा 240। और डी 8 दिन काम करता है, डी कितना कर रहा है एक दिन में, डी 30x कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा 240। तो 240 4 बार तो हो चुका है, लेकिन 1200 के लिए 5 बार चाहिए,
तो मतलब और एक 240x मेरा बचा है। आपको बोला है कि ई उसको x डेज में करता है। ई का एफिशिएंसी देख लो ना कितना है, ई का 18x है एफिशिएंसी। तो ई अगर एक दिन में 18x करेगा तो कितना टाइम में करेगा वो 240, इसको काट दो कितना टाइम में करेगा देख लो। 18 18 से 10 बार कटेगा और 60 बचेगा, 60 बचेगा तो 3 बार और एक 1/3 मतलब 13 1/3 डेज में करेगा। समझ में आया ना? ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना, इसमें तो कुछ बड़ा बात नहीं है। क्लियर है ना? देखो यस, ठीक है, 13 1/3 निकल गया। ठीक है, फिर देखो, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वाला आप लोग होमवर्क करना, ठीक है? बट प्लीज होमवर्क करो, इट्स नॉट कि मतलब नहीं करना है, इतना बड़ा डीआई है, ऐसा बात नहीं है। आईबीपीएस पीओ में तो सारा डीआई बड़ा होगा, अब क्या करोगे फिर? मैथ्स में अटेम्प्ट ही नहीं करोगे क्या? 2-3 क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पीओ में तो बड़ा ही क्वेश्चन आता है, और आरआरबी जैसा नहीं है, आरआरबी जैसा हलवा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट पूछ लिया। आईबीपीएस और एसबीआई में क्वेश्चन घुमा के आता है, बहुत ज्यादा घुमाता है। ठीक है, वो आरआरबी जैसा नहीं, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आरआरबी जैसा स्ट्रेट डीआई आएगा, नहीं, वो सब तो नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा घुमा के आता है क्वेश्चन। अभी देखो जॉब एन को मैं क्या मानूं, जॉब एन को क्या मानना है देख लो आप। जॉब एन में दोनों 15 दिन में करते हैं तो मैं 150 मान लेता हूँ इसको। ठीक है, दोनों अगर 15 दिन में करते हैं तो दोनों का एफिशिएंसी भी इक्वल होगा ना। तो लेकिन मुझे 150 मानने से प्रॉब्लम होगा क्या कुछ? अगर 150 मान लेता हूँ तो मान लो कि 150 और 15 दिन में तो 10 का एफिशिएंसी आएगा, 10 आने से प्रॉब्लम होगा? हाँ, 10 आने से प्रॉब्लम होगा, 20 आने से प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो मैं 20 मान लेता हूँ एफिशिएंसी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि उस काम को 15-15 दिन में, एक ने 15 दिन में किया, दूसरे ने भी 15 दिन में किया ना। आप काम को 150 मत मानो, 300 मान लो, तब मेरा एफिशिएंसी 20 आ जाएगा और इधर भी 20 आ जाएगा। तो 20x और 20x और इसको 300x मान लो। तो ये आ जाएगा ए का एफिशिएंसी, ये आ जाएगा किसका, ए डैश का एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी अगर 20x है, मैंने पहले ही किया था यहाँ पे हमने, कि ए का एफिशिएंसी अगर 20x होगा तो बी का कितना होगा, 2/5 मतलब 5 4 8x होगा, 8x। सी का कितना होगा, सी का एफिशिएंसी होगा 20% है ना, 20% मतलब 1/5 तो 4x होगा। फिर इसका होगा 1/4, इसका 1/4 तो कितना होगा, ये 1/4, 4 में अगर एक है तो 20 में 5 होगा। हाँ, ठीक है, और ये होगा आपका 15, 3/20, ये तो 3 ही होगा। ये एफिशिएंसी फिर से निकलेगा, फिर से आपको बी डैश का निकालना पड़ेगा। जैसे ए का, बी का 8x है, तो बी का अगर 8x है तो इसका कितना होगा, 10x। फिर उसका, इसका सी का 4x है, सी का अगर 4x होगा तो इसका कितना होगा, 12x। नहीं नहीं नहीं, 4 5 20x। फिर डी का 5x है, डी का अगर 5x है तो एक का वैल्यू अगर 5 है तो डी का 5 है तो 4 का होगा 20। फिर ई का एफिशिएंसी 3x है, ये अगर 3x है, 3 का 3x तो 10 का 10x, 10x, और मेरा काम कितना है, 300x। अब इसको सॉल्व कर लो। 300x है ना, तो फॉर जॉब एन एक 3 दिन काम कर रहा है, ए 3 दिन में कितना करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना लिया था, 20x, तो ए 3 दिन में कितना करेगा, 60x। फिर बी 5 दिन काम करता है, बी अगर 5 दिन काम करता है ना तो बी कितना करेगा, बी का एफिशिएंसी 8x है तो 5 दिन में कितना करेगा, 40x। फिर सी 5 दिन काम करता है, सी अगर 5 दिन काम करता है तो एक दिन में 4 कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा, 20x। और डी 6 दिन काम कर रहा है, डी 6 दिन काम कर रहा है तो डी एक दिन में 5x कर रहा है तो 6 दिन में कितना करेगा, 30x। तो काम कितना हुआ, 120, 150 यूनिट तो हो चुका है। और काम कितना था, 300 यूनिट। काम 300 यूनिट था जिसमें 150 हो चुका है, मतलब 150 बचा है। तो ये 150x 150x को करेगा कौन, ई करेगा। ई का एफिशिएंसी कितना है इस क्वेश्चन के लिए, 3x। तो ई का एफिशिएंसी 3x है तो वो कितना दिन लेगा, 3 मतलब 50 डेज लेगा। तो हमको बोला था x और y, मतलब मेरा x का वैल्यू 13 1/3 कितना है, 40/3 है। x का वैल्यू 40/3 है और y का वैल्यू 50 है, तो आपको इसका रेशियो निकालना है। 40/3 रेशियो 50 कितना आएगा, 0 से 0 कट, इधर 4:15। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना आपको? क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व किया वो सब छोड़ो। यस, अच्छा क्वेश्चन था ना ये, समथिंग डिफरेंट। नहीं तो यही फिर क्या, ये बकवास वही, एक एक आदमी आता है, काम करता है, चला जाता है, फिर दूसरा आदमी आता है, ये कितना करेंगे ना, ये थोड़ा अलग है। इट्स डिफरेंट, अरे अलग अलग काम के लिए अलग अलग एफिशिएंसी। हमारा एक एक माइंड में एक चीज रहता है कि एक आदमी का एफिशिएंसी कभी चेंज नहीं हो सकता, तो वो
दूर हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज हो सकता है, क्वेश्चन जैसे बोलेगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो आप लोग क्या करना, घर में जाके, मतलब घर में जाके मतलब सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना, ठीक है, प्लीज डू इट। अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा जब आंसर निकलेगा ना, यू विल फाइंड फाइंड इट इज वेरी गुड, ठीक है। ये होमवर्क करना, और कुछ डाउट होने से मुझे पूछना, ठीक है, ये भी होमवर्क करना। और अगर नहीं कर सकते तो हम लोग क्लास में कर लेंगे, बोल देना मुझे एक बार कि ये करना है बोल के, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, अलग अलग काम का अलग अलग काम होगा, उस हिसाब से एफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बस, ठीक है। नाउ यू ट्राई टू डू सम मोर क्वेश्चंस। ये वाला डीआई ट्राई करना, इसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको और आगे नहीं बढ़ाया। ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज डू इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। प्लीज बी केयरफुल व्हाइल टेलिंग द आंसर, एक सिंगल आंसर बताना। सो गुड। विशाल चला गया, वो ऑफिस से आके टायर्ड हो जाता है शायद। वो ऑफिस में आके फिर भी एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है, दैट्स वेरी गुड। तो सबसे नहीं होता है। आप लोग बताओ, आपको ठीक है, अगर ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप एग्जाम में चलो आंसर नहीं करेंगे इसका, लेकिन अभी के लिए बताओ क्या आंसर होना चाहिए, जो आपको लगता है, कोई बात नहीं ना, गलत होने से भी क्या है। इसके लिए सोल्व करने के लिए जगह, हाँ जगह है। अननेसेसरी, ओके ठीक है। बट कंफ्यूजन था ना इसमें, है कि नहीं।
कंफ्यूज कर रहा है ना, पहला वाला स्टेटमेंट तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि नहीं? हाँ, तो इसको एग्जाम में स्किप कर देना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, डोंट टेक रिस्क इन क्वांट, क्योंकि क्वांट में अगर अगर आप देखो आईबीपीएस पीओ में, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा अगर पेपर लास्ट ईयर जैसा आया, बहुत टफ पेपर था मतलब, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है उस पेपर में। तो 6 से 7 अटेम्प्ट करना भी बहुत है, इसीलिए उसमें तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है कि मतलब अगर आप तुक्का लगा दोगे कि थोड़ा सोचा अच्छा हो सकता है, नहीं, पूरा फुल प्रूफ करके ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो बी केयरफुल। मतलब एसबीआई क्लर्क जैसा नहीं, एसबीआई क्लर्क में आप क्वांट में उड़ा के आओगे पेपर, तो पीओ में इजी नहीं होता है ना इतना, ठीक है। उसमें लेवल को देख के अटेम्प्ट लगाना है। तो गरिमा एंड सुधीर टुगेदर एंगेज देमसेल्व्स इन अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। मैं स्टेटमेंट वन को देखता हूँ। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि व्हेन गरिमा वर्क्स विथ 50% ऑफ हर एफिशिएंसी, तब वो 4 दिन ज्यादा लेता है सुधीर से। देन शी टेक्स 4 days मोर टू वर्क देन सुधीर। सुधीर से 4 दिन ज्यादा लेता है, बट ये शर्त है कि वो 50% एफिशिएंसी से काम करे। मतलब गरिमा का एफिशिएंसी अगर 2 है ना, तो वो अगर 1 से काम करेगी ना, तब वो सुधीर से कितना टाइम ज्यादा लेगी? 4 दिन ज्यादा लेगी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली गरिमा का एफिशिएंसी अगर घट चुका है, तो गरिमा का एफिशिएंसी अगर घट चुका है तो वो टाइम तो ज्यादा ही लेगी सुधीर से टाइम ज्यादा ही लेगी, ठीक है, करेक्ट। फिर बोल रहे हैं कि वर्किंग विद देयर यूजुअल एफिशिएंसी, सुधीर 4 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। सुधीर 4 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वर्किंग विद देयर यूजुअल एफिशिएंसी, सुधीर अगर 4 दिन ज्यादा लेता है, मतलब नॉर्मली तो सुधीर 4 दिन ज्यादा लेता है, बट अगर मैं गरिमा का एफिशिएंसी घटा दूं तो गरिमा 4 दिन ज्यादा ले लेती है। कैसे करें इसको? When Garima works with 50% of her efficiency, she takes 4 days more to complete. Let me think. अगर मैं अपना efficiency को इसने घटा दिया, आधा कर दिया, तो 4 दिन ज्यादा ले रहे हैं, आधा, ठीक है। सुधीर तो नॉर्मली काम कर रहा है, सुधीर का तो कोई चेंज नहीं है, तो एक टाइम पे सुधीर से 4 दिन ज्यादा, और एक टाइम पे सुधीर से 4 दिन कम। 4 दिन ज्यादा और 4 दिन कम, मतलब 8 दिन। 8 दिन मतलब, 8 दिन का मतलब, 8 दिन का क्या मतलब है इसमें? गरिमा अगर 50% उसका एफिशिएंसी घट गया, नॉर्मली वो 4 दिन किसी से ज्यादा ले रही है, और नहीं तो वो, अगर नॉर्मली वो किसी से 4 दिन ज्यादा लेती है और एफिशिएंसी घट जाने से वो 4 दिन कम लेती है, एफिशिएंसी घट जाने से वो 4 दिन कम लेती है, एफिशिएंसी घट जाने से वो 4 दिन कम लेती है, तो एफिशिएंसी घट जाने से टाइम बढ़ जाएगा और ये गैप आ जाएगा, करेक्ट। इससे बन जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट से बन जाएगा क्वेश्चन। देखो, आप देखो, यहाँ पे बोला है कि गरिमा का एफिशिएंसी को अगर मैं, व्हेन गरिमा वर्क्स विद 50% ऑफ हर एफिशिएंसी, अगर मैं उसका एफिशिएंसी को आधा कर दूं ना, तो वो सुधीर से 4 दिन ज्यादा लेता है। आप मान लो सुधीर एक्स डेज लेता है, एक्स डेज मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। सुधीर सुधीर का तो कांस्टेंट है ना, उसका तो एफिशिएंसी घटा भी नहीं बढ़ा भी नहीं, ठीक है। एक्स डेज लेता है, अगर सुधीर एक्स डेज लेता है, अगर मैंने गरिमा का एफिशिएंसी को 50% कर दिया, मतलब गरिमा का एफिशिएंसी अगर 2 से 1 हो जाता है, तो गरिमा का टाइम 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। गरिमा का अगर एफिशिएंसी 2 से 1 हो जाता है, तो गरिमा का टाइम 1 से 2 हो जाएगा ना। तो सुधीर मान लो एक्स डेज लेता है, तो जब मैंने गरिमा का एफिशिएंसी को घटा दिया, तो वो कितना टाइम ले रही है? x+4 डेज, सुधीर से 4 दिन ज्यादा ले रही है कि नहीं? बोलो तो यस और नो। मैं आपको एक्स लेके समझा रहा हूँ, बट ऐसे तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। अगर गरिमा का एफिशिएंसी अगर 2 से 1 हो जा रहा है, तो वो सुधीर जो एक्स डेज ले रहा था उससे 4 दिन ज्यादा ले रही है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सुधीर ज्यादा लेता है तो गरिमा 4 दिन कम लेती है, गरिमा 4 दिन कम लेती है, नॉर्मली गरिमा 4 दिन कम लेती है, और एफिशिएंसी घट जाने से 4 दिन ज्यादा लेती है। 4 दिन कम, 4 दिन ज्यादा, मतलब गैप कितना हुआ? 8 दिन। इसका मतलब ये जो गैप है ना, ये 8 डेज का है। आया समझ में? इज इट क्लियर? देखो, समझ में आया ना? पक्का बात है ना? आप एक्स लेके भी समझ लो, फिर भी आ जाएगा आपको समझ में। यस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो, अगर अगर उसका एफिशिएंसी घट जा रहा है, तो सुधीर का तो कोई कुछ भी मतलब नहीं। आप सुधीर का 10 दिन मान लो, ठीक है, एक्स को हटाओ, 10 दिन मान लो, सुधीर मान लो 10 दिन लेता है। अगर सुधीर 10 दिन लेता है, तो उसका एफिशिएंसी जब घट जा रहा है, तो गरिमा कितना दिन ले रही है? 14 दिन।
और अगर उसका एफिशिएंसी जब नॉर्मल है तो वो सुधीर से 4 दिन कम लेती है, तो 6 दिन। मतलब जो इसका जो चेंज हो रहा है उसके वजह से गैप कितना आया गरिमा में, 8 दिन, 6 और 14 का गैप 8 है ना। ठीक है, 4 दिन कम 4 दिन ज्यादा मतलब 8 दिन, ठीक है। इसलिए देखो, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मैथ्स इज टू टेक एग्जांपल्स, बस। और कुछ नहीं है, पता है, आप सोचो कि क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप कमाओ घटाओ, तब देखना आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। तो मतलब अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिन है तो 2 यूनिट का वैल्यू 16 डेज है। 2 यूनिट का वैल्यू 16 डेज है। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 16 डेज है, तो मतलब एफिशिएंसी उसका 1 था। तो 1 के एफिशिएंसी से 16 दिन काम करेगा, तो टोटल वर्क कितना होगा, 16। वर्क होगा 16। अभी हमको पूछा गया है कि Garima and Sudhir together can complete the work. Garima works with 50, working with their usual efficiency. अच्छा ठीक है, देखो, अभी देखो, अगर अगर गरिमा एफिशिएंसी घटने से 16 दिन लेती है, गरिमा अगर एफिशिएंसी घटने से 16 दिन मतलब नॉर्मली 8 दिन, तो नॉर्मली उस काम को करने के लिए गरिमा तो 8 दिन ले रही थी, लेकिन सुधीर कितना ले रहा था, सुधीर 4 दिन ज्यादा ले रहा था, मतलब सुधीर 12 दिन ले रहा था। एक ही काम को करने के लिए गरिमा अगर 8 दिन लेती है और सुधीर अगर 12 दिन लेता है, तो हम सब निकाल सकते हैं ना वो लोग एक साथ कितने दिन में करेंगे। इज इट क्लियर? यस, तो मतलब स्टेटमेंट 1 से मेरा आंसर आ जाना चाहिए था, आ जाएगा। एनी डाउट यू आस्क मी? ठीक है, क्लियर है ना। अगर गरिमा 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 दिन है, मतलब गरिमा नॉर्मल एफिशिएंसी से उसी काम को 8 दिन में करेगी जिसको सुधीर 12 दिन में करेगा, तो 8 और 12 मिल गया तो सभी निकल जाएगा ना, मतलब स्टेटमेंट 1 से ही आंसर आ जाएगा। ये तो सफिशियंट है। स्टेटमेंट 2, गरिमा एंड सुधीर स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 4 days सुधीर लेफ्ट एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय गरिमा इन 12 days। नो, इससे नहीं बनेगा, इसमें कुछ है ही नहीं, एफिशिएंसी कुछ गिवन ही नहीं है। इसका आंसर होगा, if the data in 1 is sufficient to answer, while the data in statement 2 is not sufficient to answer the question। ठीक है, आपको समझ में आया ना? सच में ऑनेस्टली बताओ तो पूरा क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, ये क्वेश्चन है, बट ये भी टाइम एंड वर्क से है, तो इसको हम लोग कल करेंगे। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के कराने के लिए लिया है, बट इसको बाद में करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं चाहिए। आज आप लोग कुछ और टाइप का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। हम्म। कैन यू टेल मी, आप लोग क्या क्या अप्रोच ले रहे हैं, प्लीज? सॉरी टू डिस्टर्ब। क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें? इक्वेशन बना रहे हैं क्या? आर यू मेकिंग इक्वेशन? ऑप्शन बेस्ट मेथड, ऑप्शन से करो इसको, करेक्ट। ऑप्शन से करो, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से ऐसा एक नंबर ढूंढ लो जो दोनों से कट जाए, खत्म। वही आंसर होगा आपका।
एक सेकेंड। कट ही नहीं रहा एक से भी। क्या क्वेश्चन है, एक से भी नहीं कट रहा है। देखो, स्पीड ऑफ बोट ए एंड बोट ई स्टिल वाटर इज के और के प्लस सिक्स, मुझे बी का निकालना है। मतलब ये सब वैल्यू के प्लस सिक्स का वैल्यूज गिवन है। तो के प्लस सिक्स का वैल्यू अगर 76 होता है, अगर k प्लस सिक्स का वैल्यू 76 होता है, मतलब k का वैल्यू 70 होगा, 70। तो k जैसे ही 70 हो गया, मुझे a को 912 डाउन स्ट्रीम में कवर कराना है। तो डाउन स्ट्रीम में जब कवर करेगा तो ये बोट का स्पीड ऐड हो जाएगा, 70 और 24 94। ये 94 से 912 कटेगा क्या, बोलो तो? नहीं कटेगा ना, 940 कटता है। नहीं कटेगा, 940 ही कटता है। तो 940 अगर कटेगा तो 912 कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। क्या पता इसमें कोई डेसिमल आ गया हो। ठीक है, लेट्स सी, फिर देखते हैं। अगर k प्लस सिक्स अगर 82 होता है। এ প্লাস সিক্স 72টা মানে ওটা বলেছে না, মানে ডাউন স্ট্রিম বের করতে বলেছে না, তো বির সাথে তো এটা 76 এর সাথে তো 24 প্লাস হবে না, মানে সরি 76 76 এর সাথে 24 মাইনাস হবে না। डाउनस्ट्रीम में प्लस ही हुआ है। না না, এটা তো অলরেডি ডাউন স্ট্রিমের ভ্যালুটাই দেওয়া আছে না, বি প্লাস এস। k प्लस सिक्स 76 तो k 70 हो गए। k মানে बोट 8 स्पीड। तो बोट 8 स्पीड तो 70 যদি হয় তো ডাউনস্ট্রিম এর স্পিড কত হবে? 70 প্লাস 24 ही तो হবে না, 94 ही तो হবে। না মানে এখানে অ্যান্সারটা বলেছে না, স্পিড অফ বোট বি ডাউন স্ট্রিম, ও বোট বি আচ্ছা, ডাউন ডাউনস্ট্রিম স্ট্রিম, বের করতে, ও সরি সরি সরি, ও ওটা বোট আচ্ছা, ও বি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারেক্ট কারেক্ট কারেক্ট। ओके ओके ओके, स्पीड ऑफ बोट बी डाउनस्ट्रीम मतलब এটা k प्लस 30 का वैल्यू गिवन है। हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। ये k प्लस 30 का वैल्यू गिवन है, करेक्ट। k प्लस 30 अगर 76 है तो k का वैल्यू कितना होगा? 46 होगा। फिर a के साथ मैच करके देखते हैं। अगर ये 46 है k, तो 46 प्लस 24 कितना होगा? 760 होगा ना, 70। 70 से तो ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, लेट मी सी द नेक्स्ट वैल्यू। अगर के ये अगर 82 होता है तो ये कितना होगा? 52। तो 52 प्लस 24 कितना होगा? 76। 912 76 से कटेगा क्या, देखो तो। 76 से कट रहा है, मतलब 19 से भी कट जाना चाहिए। 19 से अगर कटेगा, ये शायद कट जाएगा। यस, ये कट जाएगा। 19 4 जा 76, 19 से ये कटेगा। 19 4 जा 76, 152 8 जा, और ये 4 से कटेगा, ये 12 बार, तो ये 12 आ जाएगा। 12 बार कट जाएगा, मतलब t का वैल्यू 12 है। t का वैल्यू अगर 12 होता है और मैंने k का वैल्यू 52 लिया था, तो आप देखो 544 को अपस्ट्रीम में कवर करना है, तो स्ट्रीम का b का स्पीड क्या होगा? k प्लस सिक्स होगा, k प्लस सिक्स। और ये डाउनस्ट्रीम में मतलब -24। तो ये 544 डिवाइडेड बाई k प्लस सिक्स कितना आएगा? 58। -24 कितना आएगा? 58 माइनस 24 34। 34। ये नंबर 17 से कटता है, कट जाता है, डायरेक्ट कटेगा। 17 3 जा 51, नहीं कर, हाँ 34। 17 2 जा 34, और ये दो बार, तो ये 16। और 12, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो यही आंसर आएगा। आ गया ना समझ में? क्लियर है ना आपको? समझ में आया या फिर मैंने ही सॉल्व किया? समझ में आया ना? सेकंड वाला वैल्यू से कट जाएगा। तो वो मैच भी हो गया, क्रॉस चेक हो गया। ठीक है, ओके, आज के लिए रहने दो। ऑल्सो हैव डिनर, आई विल ऑल्सो हैव डिनर। कल बाकी डिस्कस करेंगे, कल भी डीआई करेंगे, कल नंबर सीरीज भी करेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।